Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. Hello students, now we are beginning with our new topic which contains significant figures, writing in scientific notation, what is accurate and what is precise. We would learn these terms. Please watch the video till end to understand the complete topic and like, share and subscribe. अच्छा चलो, सबसे पहले ना हम अगर बात करें, अगर हम किसी का मास बोल देते हैं ना कि हमारा 35.625 ग्राम है भाई किसी चीज़ का मास, तो इसमें ये वाली जो डिजिट होती है ना ये इतनी श्योर नहीं होती. इसका जो मास है वो ये भी तो हो सकता है, या हो सकता है मास ये हो. लास्ट वाली डिजिट क्या हो सकती है, अलग भी हो सकती है. ठीक है भाई, तो ये क्या होता है, ये इसको हम कहते हैं, ये वाली जो डिजिट है ना इसे हम कहते हैं ये अनसर्टेन डिजिट है. ये क्या है, ये हमारी अनसर्टेन नंबर है, अनसर्टेन डिजिट है ये हमारी, है ना. सर्टेन डिजिट थोड़ी है, ये अनसर्टेन डिजिट है. ठीक है भाई, ये हमारी अनसर्टेन डिजिट होती है. अब हम दो टॉपिक पढ़ेंगे. एक तो पढ़ेंगे प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसाइज, और एक होता है एक्यूरेट क्या होता है. प्रिसाइज और एक्यूरेट होने में फ़र्क है. प्रिसाइज होने का मतलब होता है, प्रिसाइज का मतलब जैसे हमारा एक्चुअल मास था 2 ग्राम. एक हमने ना दो कैलकुलेशंस करी, बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना. एक बार 1.98 निकाला, एक बार 1.99 निकाला. ये दोनों क्वांटिटीज़ प्रिसाइज तो हैं, 2 के आसपास हैं, है ना भाई. 2 के आसपास है, प्रिसाइज है, हमारी दोनों वैल्यूज़ प्रिसाइज निकली हैं. लेकिन अगर हम इनका एवरेज निकाल के, हम क्या करते हैं, इन क्वांटिटीज़ को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके क्वांटिटी की जो भी वैल्यू आई है उसको प्लस कर देते हैं और अपॉन जितनी क्वांटिटीज़ है एवरेज निकाल देते हैं. लेकिन अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे वो 2 नहीं आएगा, मतलब ये हमने एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाली है. ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज ज़रूर है, एक्यूरेट नहीं है. एक जैसे मेरा मास 2 ग्राम ही था बाय चांस, लेकिन एक मेरी वैल्यू निकली 1.95 और एक निकली 2.05. ये तो बहुत दूर दूर हो गए, तो ये मतलब प्रिसाइज तो नहीं है, लेकिन इन दोनों का सम करो, अपॉन 2 करो तो 2 के इक्वल आ रहा है, मतलब एक्यूरेट है. प्रिसाइज और एक्यूरेट में फ़र्क क्या होता है. प्रिसाइज मतलब क्लोजनेस टू दी एक्चुअल वैल्यू, वो एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज है. और एक्यूरेट होने का मतलब क्या है कि उसका एवरेज निकालो तो बिल्कुल वही आना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर हम एक बात करें, 2 ग्राम था, हमने दो वैल्यू निकाली 1.98 और एक निकाल ली हमने, चलो 1.98 भी नहीं, हमने एक निकाली 1.99 और एक निकाली 2.01. इनका एवरेज निकालेंगे वो 2 आ गया, और दोनों 2 के पास भी है, मतलब ये एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है. ठीक है भाई, प्रिसाइज का मतलब होता है क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, क्लोज भी है, और इसका जो एवरेज निकालेंगे वो एग्जैक्ट सही भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारी प्रिसाइज भी है. और क्या है, प्रिसाइज के साथ साथ एक्यूरेट भी है, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट प्रॉपर तरीके से करा है, प्रिसाइज भी वैल्यू आई है और एक्यूरेट वैल्यू भी आई है. अब एक हमारी होती है साइंटिफिक नोटेशन. क्या होती है भाई हमारी साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है भाई, साइंटिफिक नोटेशन पता है क्या होती है. साइंटिफिक नोटेशन होती है, अगर हमारी कोई भी, जैसे हमारा आंसर आया 2842, इसे हम लिख सकते हैं 2.842 इंटू 10 की पावर 3. मतलब एक के बाद पॉइंट होना चाहिए, बाकी सारे नंबर 10 की पावर में चढ़ जाएंगे, उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. हमें पता है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23. ये भी तो हमारा क्या है, साइंटिफिक नोटेशन ही है. हम बात करें 7286 की, तो इसे हम लिख सकते हैं 7.286 इंटू 10 की पावर 3. ये भी साइंटिफिक नोटेशन है. ये क्या होती है, सारी साइंटिफिक नोटेशन होती हैं. हमारा आंसर कभी आ जाए 16
तो इसे हम क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, 1.10 ने तो पॉइंट लगा दिया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये भी तो साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, एक के बाद पॉइंट लगाओ और बाकी सारी की सारी जो नंबर्स हैं उसे 10 की पावर में चढ़ा दो। अच्छा, अगर हमारे कभी भी साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स हों, उन्हें हमें करना हो मल्टीप्लाई, एक बार जल्दी से चारों चीज़ें सीख लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, प्लस या माइनस कैसे करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो भाई अगर हमारी वैल्यूज़ हैं साइंटिफिक नोटेशन में 5.6 इंटू 10 की पावर 5, दूसरा है 2.1 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 7, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर्स को तो कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, 5.6 इंटू 2.1, इनको तो मल्टीप्लाई कर दो और इंटू इनकी पावर जो है उनको ऐड कर दो। नॉर्मल वैसे मैथ्स वाले केस है, कुछ खास बात तो है नहीं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दोनों नंबर्स को एक साथ लिया और पावर्स को एक साथ ले लिया। डिवाइड करना था, डिवाइड करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यही नंबर है 5.6 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 7। कैसे डिवाइड करेंगे, इनको तो ऐसे डिवाइड कर दो, इंटू क्या कर दो भाई, इंटू 10 की पावर माइनस 2 कर दो। ये हमारी क्या हो जाएगी, साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। अगर हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे एक है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, एक है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इनको हमें भाई करना था सब्ट्रैक्ट। पहले किसी तरह ना इनकी पावर सेम कर लो। पावर सेम कैसे करेंगे, इसे लिख दो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 भी तो लिख सकते हैं, ये जो हमारा 10 की पावर माइनस 2 हमें दिख रहा है। 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, अब ये जो 10 की पावर माइनस 3 दिख रहा है ना, इसे तो ले लो बाहर, इनको मल्टीप्लाई कर दो, बाकी ये और ये बचा है यहाँ तो ये तो 25 हो गया और ये 4.8 हो गया, तो ये हो जाएगा 20.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। लेकिन अभी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, एक पॉइंट हम इधर कन्वर्ट करेंगे, 2.02 इंटू 10 की पावर माइनस 2, वो क्या आ जाएगा, वो इसकी साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ जाएगा। तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आएगी। अब हम एक नया सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है भाई, अब हम क्या डिस्कस करेंगे भाई, अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है हमारी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट्स। जितने भी हमारी सिग्निफिकेंट हैं भाई, हमने अनसर्टेन पढ़ा था ना, जैसे हमने एक नंबर ले लिए थे 1.3582, ये वाली लास्ट वाली अनसर्टेन थी, तो जितनी भी सर्टेन है प्लस एक जो ये वाली अनसर्टेन दिख रही है ना, इनको प्लस कर दो, हमारी क्या आ जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कह देते हैं। वही हमारा क्या होता है, वही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, हम कह सकते हैं जितनी भी सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कह देते हैं। इसमें होता क्या है, नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स, जो हम सर्टेन है, हाँ ये तो वैल्यू होनी है, 1 की जगह 2 थोड़ी हो जाएगा, 1.358 तो होना ही है, ये 4 तो होना ही होना है, प्लस 1 अनसर्टेन, प्लस ये जो एक अनसर्टेन है ना, इसे भी ऐड कर लो, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी 5। इसके रूल्स क्या होते हैं, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स क्या क्या होंगे, पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी हमें नॉन जीरो डिजिट दिख जाए, 285, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जो भी हमारी नॉन जीरो वाली डिजिट्स हैं ना, वो तो सिग्निफिकेंट होंगी ही होंगी। लेकिन
ज़ीरो भी वैसे सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन अगर ज़ीरो कभी शुरुआत में आ जाए, जैसे 0285 हो जाए, हमें पता है इस ज़ीरो की कोई वैल्यू थोड़ी है, या 0.285 आ जाए, कभी भी ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहा है ना, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं 0.00285 लिख दूँ, ये ज़ीरो सिर्फ पोजिशंस बता रहे हैं, इनकी अपनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो इन सारे ही केसेस में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? 3 है। इसमें क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी 3 है। तो भाई ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन अगर वो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले है ना, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर वो बीच में हो 0.2085, तो भाई ये वाला ज़ीरो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी चाहिए इसकी। या ज़ीरो लास्ट में हो, जैसे अगर हमारी वैल्यू होती 2850, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसकी 4 है। ज़ीरो लेफ्ट साइड नहीं होना चाहिए। तो वैसे हमें पहले भी पता था कि अगर लेफ्ट साइड में ज़ीरो होता है, उसकी कोई एज सच वैल्यू नहीं होती। 1 लिखो या 01 लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होगी। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? सिर्फ इसकी पोजीशन शो कर रहा है। ज़ीरो की लेफ्ट साइड में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, लेकिन अगर वो बीच में है या राइट साइड में है, तो वो क्या होते हैं? वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ना काउंट होने लग जाते हैं। ठीक है भाई, तो वो काउंट होने लग जाते हैं। और हमारा याद रखना, हमारी जो होल नंबर वैल्यू होती है, इसमें तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि मास 2.85 है, तो हो सकता है मास 2.86 हो, या हो सकता है मास 2.84 हो। लेकिन भाई किसी चीज़ में तो हम डैम श्योर हो सकते हैं कि हाँ भाई, हमने यहाँ पर 3 बनानास देखे, 3 एप्पल देखी, या 3 कुछ भी देखा, होल नंबर है 3, तो हम 100% श्योर है ये 3 ही है। ऐसा नहीं है कि 3.01 हो सकता है। हमने जो भी केले देखो वो 3.01 है या 2.99 है, हम डैम श्योर है कि भाई केले हमारे 3 ही हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स इसकी भाई कितनी है? सिग्निफिकेंट फिगर्स इसकी इनफाइनाइट है। बहुत सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। होल नंबर की कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है। इसके रूल्स क्या हैं? भाई सारे नॉन डिजिट्स जीरोस, जो हमारे नॉन जीरोस डिजिट्स है ना, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी ही होंगी। अगर ज़ीरो लेफ्ट साइड आ रहा है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन अगर वो बीच में आ रहा है या राइट साइड आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है भाई, और एग्जैक्ट नंबर है। 2 बॉल मैंने देखी, तो भाई 2 बॉल 100% श्योर हूँ 2 बॉल्स ही हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं एग्जैक्ट नंबर्स की। ठीक है भाई, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बस कन्वर्ट कर लो उसे साइंटिफिक नोटेशन में। 10 की पावर को तो छोड़ दो, बाकी जो भी नंबर्स हैं वो, जैसे अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है इस वाली वैल्यू में 0.0200850, इसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन से ज़ीरो को काउंट करें, कौन से ज़ीरो को ना काउंट करें। वैसे सिंपल सी बात है, इन वाले ज़ीरोस को काउंट नहीं करना, बीच वाले राइट साइड में तो काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए हमारे, है ना। फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। 2.0850 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? 10 की पावर ही हो जाएगा -2। बस, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। होल नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट हो जाती हैं, इनफाइनाइट हो जाती हैं होल नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम ऐड कैसे करें। जैसे भाई एक वैल्यू थी हमारी 12.11, एक वैल्यू थी 18.0 और एक वैल्यू थी 1.012। हमें पता है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सबको ऐड करा, हमारा आंसर आ गया 31.122। लेकिन भाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। हमारा एक छोटा सा रूल होता है कि इनमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है ना, उनको ऐड करने के बाद उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी भी चाहिए। ठीक है भाई, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी दिख रही है? 3। तो आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए? सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। मतलब ये 2 नंबर चाहिए, ये नंबर चाहिए, ये 2 नंबर तो हमें चाहिए ही नहीं।
अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही थोड़ी हटा दिया हमने, हमारा आंसर आ रहा था 31.122। हमें इन दो नंबर्स को हटाना है, लेकिन ऐसे थोड़ी हटा सकते हैं, हमें इसको करना पड़ेगा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने का एक छोटा सा रूल होता है। अगर हमें इन दो नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद हमें राउंड ऑफ करना है। इसको चेक करो 50 से, ये नंबर 50 से बड़ा है या छोटा है? 50 से छोटा है, तो बस इनकी जगह 0 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, इनकी जगह तो क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, है ना भाई। इनकी जगह आ गया 0 0 और ये 0.1। अगर ये 50 से बड़े होते, 57 होता, यहाँ पर 2 की जगह 57 होता, तो यहाँ पर 2 आ जाता। देखो राउंड ऑफ करना सीखते हैं। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, जैसे हमारा 1.386 है, इसे हमें राउंड ऑफ करना है, लास्ट डिजिट हमें राउंड ऑफ करनी है, तो 6 हमें हटाना है। हमने देखा 6 तो 5 से बड़ा है, तो 6 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.39 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 1.344। इसमें ये जो 4 नंबर है, इसे राउंड ऑफ कर देना है हमें। अब इस 4 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 4 को राउंड ऑफ करेंगे, 4 तो 5 से छोटा है ना, बस इसे हटा देंगे और इस वैल्यू को बढ़ाएंगे भी नहीं। अगर ये 5 से बड़ा होता है तो इस नंबर को 1 से बढ़ा दो, अगर 5 से छोटा है ना तो कोई बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 6.25 है, 5, अब तो भैया 5 के इक्वल आ गई। हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर नंबर 5 से बड़ा हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर नंबर 5 से छोटा हो, लेकिन जब नंबर 5 के इक्वल आता है तब हमें कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है कि अब क्या करें, ये तो नंबर 5 के बिल्कुल इक्वल ही आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 5 के इक्वल आ गया तो हम ये वाला नंबर चेक करेंगे, यही वाला नंबर, ये इवन है या ऑड है। अगर ये इवन है तो बस कोई 1 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑड है, अगर हमारा नंबर हो जाए ऑड, जैसे ये हो जाए 6.35, तो इसकी जगह तो 0 लिखना ही है, ये इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। मतलब हम नंबर को इवन करने की कोशिश करेंगे अगर उसके लास्ट में 5 आ रहा है तो। अगर 5 आ रहा है, यहाँ पर 2 है, 2 तो इवन है, तो बस 2 ही रहने दो। यहाँ पर 3 है, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये राउंड ऑफ करने का सिंपल टेक्निक है। 2 रूल्स तो हमें पता ही थे, 5 से बड़ा है तो 1 प्लस कर देते थे, 5 से छोटा है तो वो ही रहने देते थे, लेकिन 5 के इक्वल है तो ये एक नया सा रूल है, 5 के इक्वल है तो हम उसे इवन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर लास्ट डिजिट इवन आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही तो +1 कर दो, अपने आप इवन बन जाएगी। ठीक है भाई, अब हम छोटे से टॉपिक पर आते हैं, मैटर के बारे में सीखते हैं। मैटर क्या होता है? वैसे मैटर इज़ एनीथिंग दैट सराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जिसका कुछ मास है, जिसकी कोई वॉल्यूम है, वो सारा का सारा मैटर है। सॉलिड मैटर है, लिक्विड मैटर है, गैस मैटर है, सब मैटर है। ये मैटर के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ये इंटर कन्वर्टेबल भी होता है। हमारा जो मैटर होता है वो क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है। हम सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं। सॉलिड को हीट करो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को हीट करो गैस बन जाता है। गैस का प्रेशर डिक्रीज करो, अगर हम प्रेशर की बात करें तो गैस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दो, प्रेशर इंक्रीज कर दो। देखो भाई, लिक्विड से गैस बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो टेम्परेचर तो कर दो राइज। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड बनाना है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो। लिक्विड से गैस बनाना है, टेम्परेचर ज़्यादा कर दो। गैस से लिक्विड बनाना है, टेम्परेचर कम। लिक्विड से सॉलिड बनाना है और भी टेम्परेचर कम कर दो, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो बात सिंपल है। प्रेशर के हिसाब से सीख लेते हैं। अगर हम गैस पर बहुत सारा प्रेशर डाल दें, बहुत सारा प्रेशर, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब गैस पर हम टेम्परेचर कर दे लो और प्रेशर कर दे हाई, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड में भी हम टेम्परेचर कर दे लो, ठीक है भाई, और प्रेशर कर दे हाई, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर का भी इफेक्ट होता है और टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। ये हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर कहलाते हैं। 2 चीज़ें होती हैं हमारी, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो इजीली सेपरेटेबल होते हैं। भाई, हमने पानी में नमक घेर दिया तो पानी और नमक को सेपरेट करना बहुत इजी है। बस क्या कर दो, इवेपोरेट कर दो, पानी अलग नमक अलग। ठीक है भाई।
इसमें हम कितने भी प्रोपोर्शन में डाल सकते हैं, मिक्सचर में तो कितना भी प्रोपोर्शन में कुछ भी डाल दो। मेरा मन आया, मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया पानी में, डाइल्यूट सोल्यूशन बना दिया। बहुत सारा डाल दिया, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना दिया, है ना। तो वो तो मेरी मर्जी है, मैं कितना कंसनट्रेशन, प्रोपोर्शन मेरे हिसाब की हो सकती है मिक्सचर में। कोई केमिकल बॉन्ड थोड़ी है, पानी और नमक के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना है। बस नमक क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में जाकर घुस गया, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। जबकि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके कंपोनेंट इजीली सेपरेटेबल नहीं होते। जैसे सोडियम और क्लोरीन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनके बीच में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आसानी से नहीं तोड़ सकते। ऐसे नहीं सोडियम क्लोराइड में से सोडियम, नमक में से सोडियम अलग कर दिया, क्लोरीन अलग कर दिया, नहीं होगा इतनी आसानी से अलग। केमिकल प्रोसीजर्स अपनाने पड़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, लीचिंग, ये सब करना पड़ेगा, तब जाके सोडियम अलग और क्लोरीन अलग हो पाएगा। इनकी प्रोपोर्शन भी फिक्स होती है, इतना इसके साथ इतना यही रिएक्ट करेगा। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और प्रोपोर्शन फिक्स होती है, इसका इतना इसके इतने से ही रिएक्ट करेगा। ये नहीं कि नमक की तरह, पानी में नमक की तरह हम कितना भी घोले जा रहे हैं। ठीक है भाई। अच्छा, हमारे मिक्सचर्स जो थे ना, मिक्सचर जिसमें हम अपने हिसाब से प्रोपोर्शन रख पा रहे थे, वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जो शुरू से लेकर एंड तक पूरा मिक्सचर में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो। अब जब हम पानी में शुगर डालते हैं तो जितना ऊपर मीठा लग रहा है उतना ही नीचे भी मीठा लगता है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, जितना ऊपर मीठा लग रहा है उतना ही नीचे मीठा लग रहा है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। लेकिन मैंने घेर दिया पानी में मिट्टी, तो मिट्टी तो नीचे ज़्यादा होती है, ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी है ना, बैठने लगती है, सेटल डाउन होने लगती है मिट्टी। तो भाई ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती, है ना, जिसमें कॉम्पोजिशन हमारी फिक्स नहीं होती। ऐसे ही हमारे जो हमारा सब्सटेंस था जिसे हम तोड़ नहीं पा रहे थे, बॉन्ड होता था ना, वो भी 2 टाइप का होता है। एक तो एलिमेंट जो अकेला हो, H2O2, इनके बीच में भी तो बॉन्ड होता है ना, मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है। लेकिन सेम चीज़ें होनी चाहिए, अलग अलग चीज़ें। Na और Cl, इनके बीच में क्या है, ये क्या है, हमारा कंपाउंड है। H2O हमारा कंपाउंड है जिसमें 2 डिफरेंट चीज़ें आ जाए, सेम चीज़ें आएंगे तो एलिमेंट रहेगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सब एलिमेंट्स हैं। हमारी प्रॉपर्टीज़ भी 2 टाइप की होती है, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हमें केमिकल रिएक्शन करने पड़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम देख के बता देते हैं, इसका कलर कैसा है, इसका मास मेजर कर लिया, इसकी वॉल्यूम मेजर कर ली, इसकी डेंसिटी गाढ़ा है कैसा है, ये सारी इसकी क्या है, ये सारी की सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम उसका देख कर बता सकें, उसका स्मेल, टेस्ट, है ना, या हम क्या बता सकें, या हम उसको इजीली मेजर कर सकें। कोई केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। जबकि एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, हमें उसकी एसिडिटी चेक करनी है, बेस से रिएक्ट करना पड़ेगा, रिएक्शंस करने पड़ेंगे, बेसिसिटी चेक करनी है, उसकी कंबस्टिबिलिटी चेक करनी है ना, कि वो कितनी जल्दी कंबशन शो करता है। तो इसके लिए हमें उसे जलाना पड़ेगा। जलाना एक केमिकल प्रोसीजर है, तो जिससे चेक करने के लिए हमें केमिकल प्रोसीजर को अपनाना पड़े, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी एक होती है मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसे हम मेजर कर सकें। कलर हम मेजर नहीं कर सकते, वो नॉन मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन मेजरेबल भी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मास, एरिया, वॉल्यूम, मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी SI यूनिट भी होती है। SI यूनिट में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है भाई, 3 सिस्टम है, MKS, CGS और FPS। 3 सिस्टम्स होते हैं हमारे। एक होता है CGS सिस्टम, एक होता है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम को ही SI यूनिट कहते हैं, एक होता है FPS सिस्टम। ठीक है भाई। CGS सिस्टम में हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब लेंथ हो सेंटीमीटर में, ठीक है भाई, और वेट हो ग्राम में और टाइम हो सेकंड में, तो CGS। MKS SI सिस्टम भी होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और एक होता है FPS, फुट, पाउंड, सेकंड, जो हम इतना यूज़ नहीं करते। ठीक है। हमारी 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, 2 टाइप की मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होती है भाई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारी
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कौन होती है? वो होती है जो हम दूसरे की टर्म्स में ना लिख पाएँ। जैसे हमारा मास है, लेंथ है, टाइम है, इसे हम किसी के टर्म्स में नहीं लिख सकते, जबकि हमारी कुछ होती है जो हम दूसरे की टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे हमारी वॉल्यूम है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मीटर क्यूब होगी इसकी यूनिट। हमने डिराइव कर सकते हैं, हम इसे दूसरे की टर्म्स में, हम इसे लेंथ की टर्म्स में लिख सकते हैं। एरिया है, उसे लेंथ की टर्म में लिख सकते हैं। वेलोसिटी, फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या हो गया? मास इंटू डिस्टेंस की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट का स्क्वायर। तो ये जो हमारी होती है ना, जो हम दूसरे से डिराइव करते हैं, उसे हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, और जो हम दूसरे से डिराइव नहीं करते वो फंडामेंटल यूनिट्स होती है। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या है? ये हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, हमारी जो कौन सी थी, हमारी जो वो थी ना फंडामेंटल, वो 7 होती हैं। लेंथ को हम किसी की टर्म्स में नहीं लिख सकते, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, लिखते एल में है। मास किलोग्राम में लिखते हैं, एम से डिनोट करते हैं, किसी की फॉर्म में नहीं लिखते। टाइम सेकेंड, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। करंट एम्पियर यूनिट होती है, आई से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर यूनिट केल्विन होती है, टी से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल यूनिट होती है। ठीक है, डिनोट हम एन से कर देते हैं जनरली। इंटेंसिटी IV से डिनोट करते हैं। कैंडेला यूनिट होती है। ये हमारे याद रखनी है, हमारी सिर्फ 7 फिजिकल फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बाकी सब हम इन्हीं के हिसाब से इन्हीं को डिराइव कर करके रखते हैं। ये 3 हमारी बिल्कुल मेन है, MLT, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, अच्छा, मास और फोर्स में क्या डिफरेंस होता है? मास और फोर्स में यही डिफरेंस होता है। मास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेट होता है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस टाइम पर। फोर्स हमारी डिराइव्ड यूनिट है, मास हमारी एक फिजिकल यूनिट है, फिजिकल फंडामेंटल यूनिट है, वो हम किसी की टर्म्स में नहीं लिख सकते। लेकिन फोर्स क्या होता है? mg होता है, तो हम इसे इनकी टर्म्स में लिख सकते हैं। डेंसिटी होता है, अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हमारी क्या है? वॉल्यूम भी एक डिराइव्ड यूनिट है। मीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब, सेंटीमीटर, लीटर, ये सारी इसकी यूनिट्स होती हैं। इनका थोड़ा सा इंटर कन्वर्जन याद कर लेते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये तो सबको पता है। अब हमें याद क्या करना है? सबसे बड़ी यूनिट होती है मीटर क्यूब, फिर होती है लीटर, फिर होती है सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। एक तो ये याद रखना है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में तो भाई लेकिन 1000 मिलीलीटर भी होते थे, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब कह लो या मिलीलीटर कह लो, सेम बात है। ठीक है भाई, सेम बात है। और 1 लीटर कह लो या 1 डेकामीटर क्यूब कह लो, सेम बात है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम की यूनिट्स, एक चीज़ होती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास हम लिखते हैं kg में, वॉल्यूम लिखते हैं मीटर क्यूब में। इसकी SI यूनिट क्या होगी? kg पर मीटर क्यूब। टेम्परेचर भी फंडामेंटल यूनिट है, टेम्परेचर फंडामेंटल यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट थी। इसकी यूनिट्स होती है सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। केल्विन को सेल्सियस में करना है भाई, सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, केल्विन बन जाता है। केल्विन की खास बात, मिनिमम टेम्परेचर 0 है, 0 के नीचे नेगेटिव कभी नहीं जाएगा। सेल्सियस नेगेटिव भी हो सकता है, सेल्सियस नेगेटिव हो सकता है, फ़ारेनहाइट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमारा केल्विन कभी नेगेटिव नहीं होगा। फ़ारेनहाइट जो है, फ़ारेनहाइट को अगर हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। केल्विन कभी नेगेटिव नहीं होता। मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे कम टेम्परेचर हम नहीं सोच सकते, नहीं होता इससे कम टेम्परेचर, ये मिनिमम टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट 0 इस टेम्परेचर को हम कहते हैं 0 केल्विन, इसलिए केल्विन कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता। ठीक है भाई, तो ये हमारा होता है एक छोटा सा एनालिटिक है, डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें कुछ खास नहीं है। हमें 2 लीटर को मीटर क्यूब में करना था, हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो बस 2000 आंसर आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे।
हमें बस ये पता होना चाहिए, कन्वर्ट करना तो हमें आता ही है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1000 को नीचे ले जाओ, 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। 2 लीटर में कितने होंगे? 2 × 10⁻³ 2 दिन में अगर हम बात करें कितने सेकेंड्स होंगे, तो 2 × 24 × 60 × 60। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये याद रखेंगे तो 2 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये भी निकाल सकते हैं हम इजीली। ठीक है भाई, तो ये हमारी थोड़ी सी एनालिटिक थी, डायमेंशनल एनालिसिस। इसके साथ हमारा चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.